नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल की एमसीक्यू सीरीज का ये पहला लेक्चर है जिसमें आज हम ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और ये जो 50 क्वेश्चन हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि बार बार हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन 50 क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल की वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए किसी भी एग्जाम का, यहाँ से यानी कि जो ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बिग बैंग सिद्धांत किसके बारे में व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है सौरमंडल का निर्माण, ऑप्शन बी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑप्शन सी है तारों का निर्माण और ऑप्शन डी है उल्का पिंडों की उपस्थिति। तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन ए है 2.8 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी है 12.8 अरब वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी है 13.8 अरब वर्ष पूर्व और ऑप्शन डी है 3.8 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है 13.8 अरब वर्ष पूर्व। दोस्तों, 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उस समय जो ब्रह्मांड है एक सूक्ष्म पिंड था, उस सूक्ष्म पिंड में विस्फोट हुआ, उस सूक्ष्म पिंड में विस्फोट हुआ और कुछ सेकंड पश्चात ही इसके बहुत सारे पिंड बिखर गए और उसके 3 मिनट पश्चात ये जो पिंड हैं वो एक निश्चित कक्षा के अंदर गति करने लगे। 3 लाख वर्ष पश्चात ये जो पिंड थे इनमें थी हाइड्रोजन और हीलियम। इनका संकुचन हुआ और संकुचन से तारों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण हुआ और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। पहले आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, उसके बाद में उन गैसीय पिंडों में और संकुचन से तारों का निर्माण हुआ। 1 अरब वर्ष पश्चात यहाँ पर कुछ जीव जैसे नीली हरित शैवाल का जन्म हुआ जो कि ऑक्सीजन की उत्पत्ति में सहायक थी। इसके बाद में मानव और अन्य जीवों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों का रंग किसका सूचक है? ऑप्शन ए है तारे के जन्म का, ऑप्शन बी है तारे के मृत्यु का, ऑप्शन सी है तारे के ताप का या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तारे के ताप का, यानी कि तारे के ताप के कारण ही जो तारे का रंग है वो हमें दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी है पुलत्से, ऑप्शन सी है मरीचि या ऑप्शन डी है सूर्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सूर्य, यानी कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। सूर्य भी एक तारा है जो कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? दोस्तों, जो आकाशगंगा है हमारी दुग्ध मेखला, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, मिल्की वे बोलते हैं। और इसका एक अन्य नाम है मंदाकिनी, यानी कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है उसका एक अन्य नाम मंदाकिनी भी है। अब पूछ रहे हैं कि हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है सर्पिलाकार, ऑप्शन सी है वर्गाकार या ऑप्शन डी है आयताकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्पिलाकार। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे कुछ इस प्रकार की है, सर्पिलाकार आकार की है। लेकिन याद रखना कि जो इसका सेंटर है, इस सेंटर में सूर्य नहीं रहता, इस सेंटर में है ब्लैक होल। सूर्य है हमारा, यानी कि हमारा जो सोलर मंडल है वो है यहाँ पर, लगभग यहाँ पर है, जिसके केंद्र में सूर्य है और उसके चारों तरफ जो हमारे 8 ग्रह हैं, सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य केंद्र में है और जो बाकी 8 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा
कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में तो ब्लैक होल है और उसके जो सिरा है उस सिरा पे हमारा सौरमंडल स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टोलेमी को, ऑप्शन बी कोपरनिकस को, ऑप्शन सी आइंस्टीन को, या ऑप्शन डी एडविन हबल को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोपरनिकस को। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को कहा जाता है। दोस्तों, दो वैज्ञानिक हुए, एक का नाम था टोलेमी और एक का नाम था कोपरनिकस। जो टोलेमी थे, उन टोलेमी ने जो अवधारणा दी थी हमारे सोलर मंडल की, वो थी जियोसेंट्रिक अवधारणा। इनके अनुसार इन्होंने ये बताया कि हमारा जो सौरमंडल है उस सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है और बाकी सूर्य तथा बाकी जो ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन ये थ्योरी बाद में जाके गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि जो कोपरनिकस थे, जिनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, उन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी। उन्होंने ये बताया कि जो हमारा सौरमंडल है उस सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है और बाकी जो ग्रह हैं वो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये थी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए टोलेमी ने, ऑप्शन बी कोपरनिकस ने, ऑप्शन सी पाइथागोरस ने, या ऑप्शन डी एडविन हबल ने। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाइथागोरस ने। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, लेकिन आगे जाके ये पता चला कि ये जो उन्होंने बताया है कि पृथ्वी गोलाकार है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है वो है परवलयाकार, यानी कि जो यहाँ पे ध्रुव है ये उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल, और यहाँ पे है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से जो हमारी पृथ्वी है वो है चपटी, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गोलाकार न होकर परवलयाकार है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी पृथ्वी का वर्तमान में आकार कैसा है, तो आपको बताना है परवलयाकार। परवलयाकार होता है जो हमारा अंडा होता है ना, अंडा, उसके प्रकार का। एक सर्कल में और एक परवलय में क्या डिफरेंस होता है? जो सर्कल होता है ना, उस सर्कल से जो इसकी परिधि है, परिधि का हर बिंदु बराबर दूरी पर रहता है। लेकिन जो परवलय होता है उस परवलय में सेंटर नहीं होता है, उसमें फोकस होती है और दो फोकस होती है, एक F1 और एक F2। यानी कि यदि यहाँ कोई पिंड होगा तो उसकी इस फोकस से दूरी अलग होगी, और यहाँ पर अगर पिंड होगा तो इस F2 से जो दूरी होगी वो अलग होगी। यानी कि जो पिंडों की जो दूरियां हैं किसी वस्तु की वो बदलती रहती है परवलयाकार मार्ग में। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी गोलाकार है, ये सर्वप्रथम पाइथागोरस ने कहा था, लेकिन वर्तमान में हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार है परवलयाकार। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है कार्टविल गैलेक्सी, ऑप्शन बी है सिगार गैलेक्सी, ऑप्शन सी है ब्लैक आई गैलेक्सी, या फिर ऑप्शन डी है मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मिल्की वे गैलेक्सी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारी आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसके जो सेंटर है इसमें ब्लैक होल रहता है, और दो हमारा जो सौरमंडल है वो यहाँ पर है, और उसके केंद्र में यहाँ पे है सन, और उसके चारों तरफ हमारे जो 8 ग्रह हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये कुछ स्पाइरल आकार की हैं, जिसको हम सर्पिलाकार भी कह सकते हैं, सर्पिलाकार। और इसका इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक अन्य नाम मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या है, मंदाकिनी। तो आपको याद रखना है कि मंदाकिनी और मिल्की वे गैलेक्सी एक ही है, जो कि हमारी आकाशगंगा है। इसमें जो हमने बाकी जो आकाशगंगाएं हैं वो भी हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, कार्टविल गैलेक्सी, सिगार गैलेक्सी और ब्लैक आई गैलेक्सी। लेकिन हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओरियन नेबुला किस गैलेक्सी के तारों का चमकीला क्षेत्र है? दोस्तों, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ओरियन नेबुला है क्या। तो ये है एक तारों का चमकीला क्षेत्र। अब ये किस गैलेक्सी में है?
तो ऑप्शन ए है कार्टविल गैलेक्सी, ऑप्शन बी सिगार गैलेक्सी, ऑप्शन सी ब्लैक आई गैलेक्सी और ऑप्शन डी मिल्की वे गैलेक्सी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमारी क्या है आकाशगंगा। उसमें क्या है ओरियन नेबुला, जो कि एक तारों का चमकीला क्षेत्र है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, तारों का एक चमकीला क्षेत्र है जिसे ओरियन नेबुला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है। दोस्तों हर तारे का एक जन्म होता है और कुछ हजार लाखों सालों बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो तारों की आयु है, यानी जो एज है, यानी कि एक तारा कितने साल जिएगा, वो किस आधार पर ज्ञात की जाती है। तो आपके ऑप्शन ए हैं तारों के जन्म के आधार पर, ऑप्शन बी हैं मुक्त ऊष्मा के आधार पर और ऑप्शन सी है नाभिकीय संलयन के आधार पर और ऑप्शन डी है ब्लैक होल के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुक्त ऊष्मा के आधार पर। मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की आयु का पता लगाया जाता है कि एक तारा कितने साल जिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की आयु लगभग कितनी है। सूर्य की आयु लगभग कितनी है। आपको याद रखना है कि सूर्य भी एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। इसकी आयु कितनी है। ऑप्शन ए है 1 अरब वर्ष, ऑप्शन बी 3 अरब वर्ष, ऑप्शन सी 5 अरब वर्ष या ऑप्शन डी 13 अरब वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 अरब वर्ष पूर्व, या लगभग आप बोल सकते हैं 4.7 अरब वर्ष भी कह सकते हैं, या लगभग 5 अरब वर्ष भी कह सकते हैं। तो सूर्य की आयु है 5 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है। ऑप्शन ए है 14.70 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी है 13.70 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन डी है 16.40 करोड़ किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 14.70 करोड़ किलोमीटर न्यूनतम दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाती है। तो अब मैंने बताया था कि दीर्घवृत्त या परवलय में 2 फोकस होती है, एक फोकस यहाँ पे और एक फोकस यहाँ पे। हमारा जो सूर्य है वो यहाँ पर स्थित है। अब हमारी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार रूप में। तो जब ये 3 जनवरी की अवस्था रहती है तो तब पृथ्वी और सूर्य की जो मध्य दूरी है वो रहती है 147 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 14.7 करोड़ किलोमीटर। और इसको कहा जाता है पेरीहेलियन। आपको याद रखना है कि जो न्यूनतम दूरी रहती है उस स्थिति को कहा जाता है पेरीहेलियन। और जब ये पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते 3 जुलाई के समय यहाँ आ जाती है तो उस समय जो पृथ्वी और जो सूर्य है उसके बीच की जो दूरी है वो अधिकतम हो जाती है, जो कि 152 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 15.2 करोड़ किलोमीटर। इसको कहा जाता है अपहेलियन। आपको याद रखना है, अप से याद रख सकते हैं, अप का मतलब होता है ज़्यादा। तो अपहेलियन जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी हो तो उसे कहा जाता है अपहेलियन, और न्यूनतम दूरी को कहा जाता है पेरीहेलियन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि जो पेरीहेलियन है इसको हिंदी में कहा जाता है उपसौर, और जो अपहेलियन है उसको कहा जाता है अपसौर। तो अप से याद रख सकते हैं आप ज़्यादा दूरी हो, और उपसौर से आप याद रख सकते हैं जब कम दूरी हो। अगला क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। ऑप्शन ए है लगभग 25 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी है लगभग 25 वर्ष, ऑप्शन सी है लगभग 76 करोड़ वर्ष और ऑप्शन डी है लगभग 76 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ए,
लगभग 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की बौछार द्वारा, या ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। दोस्तों, नाभिकीय संलयन क्या होती है? तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन अणु होते हैं, जो हाइड्रोजन अणु होते हैं, जैसे चार हाइड्रोजन अणु मिलकर आपस में एक हीलियम आयन में बदल जाते हैं। और जब एक हीलियम आयन में बदलते हैं तो यहाँ पर एनर्जी भी निकलती है, एनर्जी भी साथ में निकलती है। तो इस प्रकार हजारों लाखों हाइड्रोजन जब मिलते हैं और हीलियम में परिवर्तित होते हैं तो यहाँ पर अत्यधिक एनर्जी निकलती है। इसी को कहा जाता है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ किस अवस्था में है? ऑप्शन ए है ठोस अवस्था में, ऑप्शन बी गैस अवस्था में, ऑप्शन सी द्रव अवस्था में, या ऑप्शन डी गैस तथा ठोस अवस्था में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गैस अवस्था में। दोस्तों, एक्चुअली ये जो सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ होते हैं वो गैस तथा प्लाज्मा की अवस्था में रहते हैं। आपको याद रखना है, गैस तथा प्लाज्मा की अवस्था में रहते हैं। अब ये प्लाज्मा क्या है? दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा कि किसी पदार्थ की जो अवस्था होती है, आपने 3 अवस्थाएं सुनी होगी, एक द्रव, एक ठोस और एक गैस। अब जो ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा किसी पदार्थ की चौथी अवस्था है, चौथी अवस्था है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, जो प्लाज्मा है वो एक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। और आपने सुना होगा कि जैसे कोई अणु है, उस अणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन प्लाज्मा में क्या रहता है, जो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किसी फिक्स पाथ में चक्कर न लगाकर क्या रहते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा में जो धनावेश और ऋणावेश हैं वो स्वतंत्र रूप से गमन करता है। और इसी के कारण जो प्लाज्मा है विद्युत का चालक रहता है। विद्युत का चालक कहते हैं प्लाज्मा को। और याद रखना है, प्लाज्मा किसी पदार्थ की चौथी अवस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य खुद एक तारा है और उस तारे के निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी पुलत्से, ऑप्शन सी मरीचि, या ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा सूर्य है और सूर्य के नज़दीक ये 3 तारे हैं। एक ये है जो कि रेड कलर का है, ये है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद में ऑप्शन ये जो दूसरा है ये है अल्फा सेंचुरी बी, और तीसरे नंबर पे है अल्फा सेंचुरी बी। तो ये 3 तारे नज़दीक हैं, जिसमें सबसे नज़दीक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाश में कितने तारा मंडल हैं? यानी हमारी आकाश गंगा के अंदर कितने तारा मंडल हैं? ऑप्शन ए है 82, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 88, या ऑप्शन डी 93। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 88। यानी कि हमारी आकाश गंगा में 88 तारामंडल स्थित हैं। दोस्तों, ये कौन बताता है कि हमारे आकाश गंगा में कितने तारामंडल हैं? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये बताता है कि हमारी आकाश गंगा में कितने तारामंडल हैं। तो इनके अनुसार वर्तमान में अभी तक 88 तारामंडल की खोज हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लूटो क्या है? प्लूटो क्या है? ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है बोना ग्रह,
ऑप्शन सी है तारा या ऑप्शन डी है उल्का पिंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बोना ग्रह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। प्लूटो एक बोना ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा सूर्य है, और सूर्य से आगे चलते हैं तो ये हमारे सबसे पहले 8 ग्रह आते हैं, और उसके बाद में ये देखिए आप प्लूटो, ये एक बोना ग्रह है। दोस्तों 2006 से पहले हमारे सोलर मंडल में यानी कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में IAU ने अपनी नई परिभाषा दी, जिसके अनुसार उस परिभाषा को जो प्लूटो था वो फुलफिल नहीं कर रहा था, जिसके कारण 2006 के अंदर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर करके बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो आपको याद रखना है कि नेपच्यून के बाद में आता है प्लूटो, जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, जो कि एक बोना ग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉग स्टार। डॉग स्टार के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है पोलारिस, ऑप्शन बी सीरियस, ऑप्शन सी एंटेरिस और ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सीरियस। सीरियस एक तारा है जिसको डॉग स्टार के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये कुछ तारे हैं, जब इन तारों को आपस में जोड़ा जाता है तो ये एक डॉग यानी कि एक कुत्ते के समान आकृति बनती हैं, और जो इसका जो मेन सेंटर पॉइंट होता है उसमें जो तारा है उसको बोलते हैं सीरियस। इसी के कारण इसको बोलते हैं डॉग स्टार। और ये जो डॉग स्टार हैं वो केनिस आकाशगंगा, आपको याद रखना है कि जो डॉग स्टार हैं वो केनिस आकाशगंगा में है, ना कि हमारी आकाशगंगा में। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें नहीं है, ये हैं केनिस आकाशगंगा में, जिसको डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? आंतरिक ग्रह नहीं है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों हमारा जो सौर मंडल है उस सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह हैं, जिसमें 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और 4 ग्रह बाह्य ग्रह हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा सौरमंडल के केंद्र में सूर्य है, उसके बाद में बुध के बाद में शुक्र, पृथ्वी और मार्स यानी कि मंगल। तो ये जो 4 ग्रह हैं इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। और उसके बाद में एक बेल्ट पाया जाता है जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। इसके बाद में 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और अंत में वरुण। ये 4 ग्रह हैं, इनको कहते हैं बाह्य ग्रह। इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि 4 आंतरिक हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं, जिसमें आंतरिक में है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इसके अंदर है बाह्य ग्रह के अंदर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए दोस्तों आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। जैसे आप बुध से शुरू कीजिए, बुध के बाद में आता है, जैसे हमारे सप्ताह होते हैं ना, बुध के बाद में आता है बृहस्पति, तो बृहस्पति को छोड़ दीजिए। उसके बाद में शुक्र याद रखिए, शुक्र के बाद में शनि को छोड़ दीजिए। रवि, तो रवि हम कहाँ मनाते हैं? अर्थ पे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर रवि के बाद में आता है सोम, तो सोम को छोड़ दीजिए। फिर आता है मंगल, तो ये मंगल हो गया। मंगल के बाद में आएगा बुध, तो बुध को छोड़ दीजिए। बुध के बाद में आता है बृहस्पति, तो बृहस्पति याद रखिए। बृहस्पति के बाद में आता है शुक्र, तो शुक्र को छोड़ दीजिए। शनि आता है तो शनि को याद रखिए। और अंत में अरुण और वरुण, जिसको यूरेनस, इसको बोलते हैं यूरेनस इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं नेपच्यून। तो इस प्रकार आप इन 8 ग्रह को याद रख सकते हैं। और इस जो बाह्य ग्रह हैं, इस बाह्य ग्रह के बाद में एक बेल्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। तो हमारे सौर मंडल में 2 बेल्ट पाए जाते हैं, 2 बेल्ट, एक है एस्ट्रॉइड बेल्ट और एक है कुइपर बेल्ट। यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे आकाशीय पिंड रहते हैं। चलिए दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह किन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए है बाह्य ग्रहों को,
ऑप्शन बी आंतरिक ग्रहों को, ऑप्शन सी बोनी ग्रहों को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आंतरिक ग्रहों को। सॉरी, यहाँ पे ये टिक गलत है दोस्तों। ये जो बाह्य ग्रह हैं, इन बाह्य ग्रहों को कहा जाता है जोवियन ग्रह। मैंने आपको अभी बताए थे कि 4 आंतरिक और 4 बाह्य हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं उनको कहा जाता है पार्थिव ग्रह, और जो बाह्य ग्रह हैं उनको कहा जाता है जोवियन ग्रह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ये टिक में थोड़ा मिस्टेक है, इसका सही उत्तर जोवियन ग्रह होते हैं, बाह्य ग्रह। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, और ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बृहस्पति। आकार और द्रव्यमान में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। दोस्तों, मैंने आपको 4 बाह्य ग्रह बताए थे, जिसमें मैंने बताया था पहला बृहस्पति, दूसरा बताया था मैंने शनि, तीसरा बताया था मैंने अरुण, और चौथा बताया था मैंने वरुण। अगर हम आकार की बात करें तो सबसे बड़ा हमारे सौर मंडल में बृहस्पति है। इसके बाद में है शनि, शनि के बाद में है अरुण, और अरुण के बाद में है वरुण, और वरुण के बाद में हमारे पृथ्वी का नंबर आता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो 5वां आकार में 5वां ग्रह है हमारे सौर मंडल में। पहले पे बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, और 5वें पे पृथ्वी। छठे पे आता है मंगल, 7वें पे आता है शुक्र, और 8वें पे अंत में आता है बुध। तो ये आकार का क्रम है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शुक्र, और फिर बुध। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, और ऑप्शन डी वरुण। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक घनत्व किस ग्रह का है? सबसे अधिक घनत्व यानी कि डेंसिटी किस ग्रह की है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, और ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वी। हमारे जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी का। सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का। आपको याद रखना है कि सबसे अधिक घनत्व हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें पृथ्वी का सबसे। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व। अभी हमने देखा था कि पृथ्वी का सबसे अधिक था, अब पूछ रहे हैं कि सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, या ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शनि। दोस्तों, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको शनि के बारे में। दोस्तों, हमारा जो पानी है उस पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी होती है 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और जो शनि ग्रह है उसका घनत्व है 687 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यानी कि यदि हम पानी में शनि ग्रह को रख दें, तो जो हमारा शनि ग्रह है वो पानी में नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि पानी से भी कम डेंसिटी है शनि ग्रह की। तो किसी भी द्रव के अंदर कोई भी वस्तु तब डूबती है जब उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो। लेकिन जो शनि ग्रह है उसका घनत्व यानी कि जो डेंसिटी है वो पानी के घनत्व से कम है। इसी कारण जो शनि ग्रह है वो पानी में भी नहीं डूबेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, या ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वरुण। याद रखना, वरुण को इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। कई बार हिंदी में इस प्रकार लिख दिया जाता है नेपच्यून। तो नेपच्यून सबसे दूर है। मैंने आपको अभी बताया था कि किस प्रकार आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है बुध के बाद में बृहस्पति को छोड़ देना है शुक्र के बाद में शनि को छोड़ देना है रवि हम पृथ्वी पे मनाते हैं तो पृथ्वी। इसके बाद में
रवि के बाद में आता है सोम, तो सोम को छोड़ देना है। उसके बाद में आता है मंगल, मंगल के बाद में बुध आता है, बुध को छोड़ देना है। बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आता है शुक्र, शुक्र को छोड़ देना है शनि, और शनि के बाद में हमें याद रखना है अरुण, और इसके बाद में वरुण। ए अरुण जो है ए से शुरू होता है तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, और वरुण वी से शुरू होता है तो अल्फ़ाबेट में बाद में आता है। तो इस प्रकार ये 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सौरमंडल का अधिकतम द्रव्यमान यानी कि जो मास वो किस में निहित है। ऑप्शन ए सूर्य में, ऑप्शन बी पृथ्वी में, ऑप्शन सी बृहस्पति में, या ऑप्शन डी उल्का पिंडों में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्य में। दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है उसका जो 100% द्रव्यमान है उसमें से 99% द्रव्यमान सूर्य में है, और बाकी जो 1% द्रव्यमान है वो जो बाकी 8 हमारे जो ग्रह हैं उनमें, तथा अन्य जो आकाशीय पिंड हैं हमारे सौरमंडल में, अन्य जो आकाशीय पिंड हैं उनमें 1% द्रव्यमान है, और 99% द्रव्यमान किसमें है, सूर्य के अंदर। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हीरक वलय का दृश्य कब देखा जाता है। हीरक वलय का मतलब होता है दोस्तों डायमंड रिंग। डायमंड रिंग कब देखा जाता है। ऑप्शन ए है पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय, ऑप्शन बी है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, ऑप्शन सी है उल्का पिंडों के टूटने के समय, या ऑप्शन डी दोपहर के समय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय हमारे को कुछ इस प्रकार से ये डायमंड रिंग यानी कि हीरक वलय दिखाई देती है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो कब होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव तारे की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरे ने, ऑप्शन बी एम्बर्डसेन ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, या ऑप्शन डी पाइथागोरस ने। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट पियरे ने। दोस्तों रॉबर्ट पियरे ने क्या किया कि हमारा सप्त ऋषि मंडल जो कि 7 तारों का समूह है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस सप्त ऋषि मंडल की जो 2 तारे हैं इन 2 तारों को मिलाते हुए एक रेखा खींची, और इस जो ये रेखा है वो एक अधिक चमकता हुआ जो तारा है उसकी तरफ इशारा कर रही थी, और ये जो तारा है वो हमेशा एक ही स्थान पर क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो पियरे साहब ने इस तारे को पोल स्टार का नाम दिया, पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे का नाम दिया। प्राचीन समय में जब लोग दिशा भटक जाते थे रात के समय, तो इस पोल स्टार के सहायता से दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है वे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन ए है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी है शुक्र और शनि, ऑप्शन सी है शनि और पृथ्वी, और ऑप्शन डी है वरुण और बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है ए बुध और शुक्र। दोस्तों हमारी जो 8 ग्रह हैं उनमें से बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए दोस्तों मैं आपको जितनी भी 8 ग्रह हैं उनके उपग्रहों के बारे में कुछ डिटेल बताता हूँ। ये हमारे 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि ये है अरुण और ये है वरुण। अब आप देखिए उपग्रह की संख्या, बुध 0, शुक्र 0, पृथ्वी 1 जो कि क्या है चंद्रमा, मंगल के पास 2 हैं, एक है फोबोस और एक है डीमोस। 2 उपग्रह हैं मंगल के, एक है फोबोस और एक है डीमोस।
बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति के पास अभी तक 79 है, यानी 79 है, जिसमें कलिस्टो, ईओ, यूरोपा और गैनीमेड ये मुख्य उपग्रह हैं। जो गैनीमेड उपग्रह हैं वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि किसका उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का। इसके बाद में शनि की बात करें तो शनि के पास हैं 62 उपग्रह, जिसमें टाइटन, माइमस, टेथिस, डायोनी और रिया ये इसके मुख्य उपग्रह हैं। तो आपको याद रखना है कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा हैं 79, उसके बाद में है शनि। इसके बाद में बात करें यूरेनस यानी कि अरुण की, तो अरुण के पास है 27 उपग्रह। मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया। देखिए जो टाइटन और टाइटेनिया अलग अलग हैं। जो टाइटेनिया है वो अरुण का है और जो टाइटन है वो शनि का है। टाइटेनिया, ओबेरोन ये मुख्य उपग्रह हैं किसके? यूरेनस के। इसके बाद में नेपच्यून के हैं 14, जिसमें ट्राइटन, डस्पिना और लरिसा ये इंपॉर्टेंट उपग्रह हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 नाम थोड़े सिमिलर से हैं, एक है टाइटन, एक है ट्राइटेनिया और एक है ट्राइटन। तो देखिए आपको याद रखना है कि टाइटन है वो शनि का है, क्योंकि जो कन्फ्यूजन उपग्रह होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में। तो टाइटन है शनि का, ट्राइटेनिया है यूरेनस यानी कि अरुण का, और जो ट्राइटन है वो है नेपच्यून यानी कि वरुण का। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं तो बृहस्पति के हैं। इसके बाद में शनि और यूरेनस और नेपच्यून इनके हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो बाह्य ग्रह थे जिसमें बृहस्पति सबसे पहले आता है, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा, उसके बाद में शनि के, यूरेनस के और नेपच्यून के, इसके बाद में मंगल के और फिर पृथ्वी के, और जो बुध और शुक्र है उसके कोई उपग्रह नहीं है। इनमें आपको इंपॉर्टेंट उपग्रह याद रखने हैं कि जो फोबोस और डीमोस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। जो फोबोस और डीमोस हैं वो मंगल के हैं। इसमें आपको याद रखना है गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है, और ये भी याद रखना है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद में है टाइटन, यानी गैनीमेड के बाद में टाइटन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि शनि का है। इसके बाद में आपको याद रखना है यूरेनस का ट्राइटेनिया और नेपच्यून का याद रखना है ट्राइटन। तो उपग्रह से संबंधित ये मैंने आपको कुछ अच्छी जानकारी दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हेल बोप और हेली क्या है? ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है बोना ग्रह, ऑप्शन सी है पुच्छल तारा और ऑप्शन डी है आकाश गंगा। तो इसका सही उत्तर है पुच्छल तारा, यानी कि जो हेल बोप और हेली है वो है पुच्छल तारा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हेली पुच्छल तारा है वो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, यानी जब एक बार दिखाई देगा उसके बाद में 76 वर्ष बाद में दोबारा दिखाई देगा। तो आपको याद रखना है कि हेल बोप और हेली क्या है? ये पुच्छल तारे हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी या ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शुक्र। दोस्तों जो 8 ग्रह हैं उनमें शुक्र का तापमान सबसे ज़्यादा है। शुक्र का तापमान सबसे ज़्यादा है। शुक्र का तापमान ज़्यादा होने के कारण ये सबसे ज़्यादा चमकीला है। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध ग्रह है, तो फिर सबसे चमकीला या सबसे ज़्यादा तापमान शुक्र ग्रह का कैसे होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण इस बुध ग्रह का जो वायुमंडल है वो वायुमंडल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। नष्ट होने के कारण जो ऊष्मा है उसका क्षय यानी कि ज़्यादा नष्ट होती है, यानी कि जो हीट है, जो हीट आती है उसका नष्ट ज़्यादा हो जाता है, यानी इसका वायुमंडल है ही नहीं तो ये कैप्चर नहीं कर पाता है। इसके कारण ये सबसे ज़्यादा तापमान वाला ग्रह नहीं है, सबसे नज़दीक होने के बाद भी। तो आपको याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आप सर्वाधिक चमकीला ग्रह सूर्य के सबसे जो नज़दीक है उसको टिक लगा दें, क्योंकि ये एग्जाम में ये कन्फ्यूजन वाले जो सवाल हैं वो ज़्यादा आते हैं। तो आप सोचोगे कि बुध सबसे नज़दीक है तो बुध सबसे ज़्यादा चमकीला होगा, नहीं, क्योंकि बुध का जो वायुमंडल है वो नष्ट हो गया जिसके कारण ये सबसे चमकीला ग्रह नहीं है, यह सबसे ज़्यादा तापमान वाला ग्रह नहीं है। तो आपको याद रखना है कि सबसे चमकीला या सबसे ज़्यादा तापमान वाला जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। अगला हमारा जो क्वेश्चन है
वो है भोर तथा सांझ का तारा। भोर तथा सांझ का तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। भोर तथा सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों इसको शुक्र ग्रह को जो पृथ्वी है उसका जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की बहन यानी कि सिस्टर भी कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है? बुध, शुक्र, शनि या पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहा। अगला हमारा क्वेश्चन है वे ग्रह जिन पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वो कौन से ग्रह हैं? तो ऑप्शन ए है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी है शुक्र और शनि, ऑप्शन सी है शनि और बृहस्पति, ऑप्शन डी है शुक्र और अरुण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शुक्र और अरुण। दोस्तों जो 8 ग्रह हैं उनके अंदर जो सूर्योदय है वो पूर्व दिशा में होता है 6 में, और जो 2 में है वो पश्चिम दिशा में होता है। तो जो पश्चिम दिशा में होते हैं वो कौन से हैं? शुक्र और अरुण। और जो बाकी 6 हैं उनमें होता है पूर्व दिशा में, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। तो ये 2 आपको याद रखने हैं कि शुक्र और अरुण। अरुण का मतलब क्या है? अरुण का मतलब है नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून याद रखना है। इंग्लिश वाला भी याद रखना है क्योंकि कई बार इंग्लिश को हिंदी में लिख के दे दिया जाता। तो शुक्र और अरुण में सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है और अस्त किस दिशा में होगा? अस्त होगा पूर्व दिशा में। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अस्त जो पूर्व दिशा में है वो किन में होता है? तो शुक्र में और अरुण में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? मैंने आपको बताया भी था। आपके ऑप्शन ए हैं बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है अरुण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अरुण, यानी कि ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन ओवरऑल अगर उपग्रह की बात करें तो उसमें जो टाइटन है वो दूसरा सबसे बड़ा है और पहला कौन सा था? गैनीमीड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है हमारे सौरमंडल का, जो कि किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। तो आपको याद रखना है कि टाइटन किसका है? शनि का। चलिए दोस्तों अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पोलारिस, ऑप्शन बी नेमेसिस, ऑप्शन सी एंटेरिस और ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो इसका सही उत्तर है बी नेमेसिस। सूर्य का जुड़वा तारा कौन सा है? नेमेसिस। दोस्तों ये देखिए, ये जो हमारा सूर्य है, यहाँ पे देखिए ये जो सूर्य है येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सूर्य है। और ये जो इसका जो जुड़वा तारा है वो है नेमेसिस। कौन सा है? नेमेसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा किन ग्रहों के चारों ओर वलय यानी कि रिंग, आपको बताना है कि किन ग्रह के चारों ओर रिंग होती है यानी रिंग पाई जाती है। ऑप्शन ए है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यानी कि आंतरिक ग्रह। ऑप्शन बी है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यानी कि बाह्य ग्रह। ऑप्शन सी है अरुण और वरुण और ऑप्शन डी है शुक्र और पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि जो बाह्य ग्रह हैं हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों ग्रहों के चारों ओर क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है यानी कि वलय पाई जाती है। आपको याद रखना है कि बाह्य ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 39 सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट कौन सा है? ऑप्शन ए है कैस्टेलिया, ऑप्शन बी है टाउटेटिस, ऑप्शन सी है सेरेस या ऑप्शन डी है प्लूटो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेरेस।
दोस्तों जो सेरेस हैं वो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह हैं हमारे इस सौर मंडल के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है सौर परिवार यानी कि सौर मंडल सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी गैनीमेड, ऑप्शन सी कैलिस्टो या ऑप्शन डी ट्राइटन। तो मैंने बताया था आपको इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गैनीमेड, जो कि किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह और हमारे जो सौर परिवार है उसका भी सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी मंगल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मंगल। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो मंगल ग्रह है इस मंगल ग्रह के चारों तरफ दो उपग्रह, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, जिसके अंदर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जो पास में है वो है कौन सा? फोबोस, और जो दूर है वो है डीमोस। तो ये दो उपग्रह, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये हमारा मार्स है जिसमें जो सबसे नज़दीक वाला उपग्रह है इसका वो है फोबोस और जो दूर वाला है वो है डीमोस। तो आपको याद रखना है कि मार्स के दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस, सबसे नज़दीक है फोबोस और दूर है डीमोस। अगला हमारा क्वेश्चन है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण, ऑप्शन बी वायुमंडल के अभाव के कारण, ऑप्शन सी पानी के अभाव के कारण या ऑप्शन डी तापमान की कमी के कारण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वायुमंडल के अभाव के कारण। दोस्तों जो ध्वनि तरंगों के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो चंद्रमा है उस चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, यानी वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो नहीं चल पाती। इसलिए पास में दो खड़े व्यक्ति आपस में अपनी बात नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि तरंगों के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? माध्यम की आवश्यकता रहती है। तो वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कोई भी विकिरण ब्लैक होल से बाहर क्यों नहीं आ सकती? ब्लैक होल से बाहर क्यों नहीं आ सकती? मान लीजिए जैसे ये ब्लैक होल है और ये विकिरण चल रही है, तो ये इस तरफ बाहर नहीं आ सकती, ये इसी के अंदर समा जाएगी, इस ब्लैक होल के अंदर ही समा जाएगी। तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण के अधिकता के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी अधिक वेग के कारण या ऑप्शन डी उच्चतम घनत्व के कारण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उच्चतम घनत्व के कारण। जो ब्लैक होल होता है उसके जो पदार्थ होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो अत्यधिक रहती है, जिसके कारण यदि अगर कोई प्रकाश भी इस ब्लैक होल से गुजरेगा तो वो इसको पार नहीं कर पाएगा, वो इसी के अंदर समा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलोग्राम है, यदि उसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार कितना होगा? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों कई लोग जो भार हैं, भार और द्रव्यमान, इन दोनों को एक ही समझते हैं। दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, भार अलग चीज़ है, द्रव्यमान अलग चीज़ है। हम भार की बात करते हैं तो W बराबर mg, इससे डिनोट करते हैं। m का मतलब होता है द्रव्यमान और g का मतलब होता है गुरुत्वीय नियतांक, जिसका हमारी जो पृथ्वी है उस पर जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर लगभग 10 मान लिया जाता है। तो यदि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो उसका जो भार है वो m का मान 10 और g का मान 10, यानी कि 10 × 10 यानी कि 100, यानी कि उसका वेट कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो द्रव्यमान और भार अलग अलग होता है। तो अब दोस्तों यदि मान लीजिए पृथ्वी पर कोई 60 किलोग्राम की वस्तु है, यानी उसका जो W है वो 60 किलोग्राम है। अब यदि इस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसका जो भार है वो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो G है वो पृथ्वी पे तो है कितना? लगभग 10 है, लेकिन जो चंद्रमा है उस चंद्रमा पर इतना नहीं है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा पर पृथ्वी से कम है। कितना कम है?
उसका 1/6 है, यानी कि जितना पृथ्वी पे है उसका 1/6 है। अब देखिए हमारा जो W है वो 60 है, तो अगर हम इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, क्योंकि जो हमारा G है वो G/6 है चंद्रमा पर, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि 10 किलोग्राम वेट होगा, भार होगा कहाँ पर, चंद्रमा पर। पृथ्वी पर 60 किलो की वस्तु का भार 10 किलोग्राम होगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 10 किलोग्राम। आई होप कि आप अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको भार दे दिया जाए, तो आपको जो पृथ्वी पे भार दिया जाएगा उसके अंदर आपको 6 से डिवाइड कर देना है, जो आंसर आएगा वही चंद्रमा पे उसका भार होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? ऑप्शन ए सुपरनोवा विस्फोट, ऑप्शन बी ब्लैक होल, ऑप्शन सी तापमान की कमी, या ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्लैक होल। तारों के नष्ट होने में ब्लैक होल, जब ब्लैक होल की घटना होती है यानी जो तारा है वो नष्ट होकर ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों ये कैसे होता है? सबसे पहले दोस्तों देखिए, जो तारा होता है उस तारे का जो जन्म होता है उस समय उसको कहा जाता है प्रोटोस्टार। यानी ये होता कैसे है, यानी कि जो हाइड्रोजन के जो बादल हैं, हाइड्रोजन के जो बादल हैं वो क्या होते हैं, संकुचित होते हैं, और संकुचित होकर जो हाइड्रोजन होती है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, और हीलियम में परिवर्तित होने के कारण ही नवीन तारों का निर्माण होता है। नवीन तारों का निर्माण होता है। इस नवीन तारे को स्टार्टिंग में प्रोटोस्टार, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको आदि तारा, आदि तारा। तो ये आदि तारे का निर्माण होता है। जब इस जो बादल जो ये जो तारा है इस तारे में और संकुचन होने लगता है धीरे धीरे, तो ये परिवर्तित हो जाता है पूर्ण तारे में, पूर्ण तारे में। अब देखिए दोस्तों, ये कोई भी तारा या तो इस प्रकार सन लाइक स्टार यानी कि सन के जितना हो सकता है, या फिर बड़ा लार्ज स्टार हो सकता है, या फिर जाइंट स्टार भी हो सकता है, यानी कि विशाल तारा भी हो सकता है। अब दोस्तों, अब जब आगे ये ओल्ड एज में जाता है, धीरे धीरे ओल्ड एज में जाता है, तो ये जो सनलाइक स्टार है ये रेड जाइंट में बदल जाता है, और जो लार्ज स्टार और जो जाइंट स्टार हैं वो रेड सुपर जाइंट में बदल जाते हैं। इसके बाद में जब इनकी डेथ होती है तो ये प्लेनेटरी नेबुला, प्लेनेटरी नेबुला में परिवर्तित हो जाता है जो रेड जाइंट है, और जो रेड सुपर जाइंट है वो सुपरनोवा। सुपरनोवा का मतलब होता है कि इस तारे के अंदर एक विस्फोट होता है, और विस्फोट होता है उस समय क्या होता है कि इस सुपरनोवा विस्फोट के कारण कुछ न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, कुछ न्यूट्रॉन स्टार बन जाते हैं, यानी कि इस तारे के चारों तरफ जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो जाता है, और जो नेबुला होता है वो परिवर्तित होता जाता है ब्लैक होल के अंदर। और जो प्लेनेटरी नेबुला, प्लेनेटरी नेबुला का मतलब ये होता है कि वाइट ड्वार्फ, यानी कि कोई भी तारा सबसे पहले श्वेत वामन, व्हाइट ड्वार्फ का मतलब होता है श्वेत वामन में परिवर्तित होता है, उसके बाद में लाल वामन में परिवर्तित होता है, उसके बाद में काले वामन में परिवर्तित हो जाता है, और अंत में ये बन जाता है ब्लैक होल, ब्लैक होल बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले श्वेत वामन, उसके बाद में लाल वामन, उसके बाद में काला वामन, और अंत में ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक स्टार की लाइफ रहती है, यानी कि एक तारा जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ इन स्टेप से होकर गुजरता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का जो समूह है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नक्षत्र, ऑप्शन बी तारामंडल, ऑप्शन सी आकाशगंगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नक्षत्र। नक्षत्र का मतलब होता है दोस्तों कुछ निश्चित आकृतियां, हमारे जो आकाशगंगा है उस आकाशगंगा में जो तारों की कुछ निश्चित आकृतियां रहती है, उस निश्चित आकृतियों को ही क्या कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। अब हम बात करें कि हमारी आकाशगंगा के अंदर कितने नक्षत्र हैं। नक्षत्र को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रिजम। तो दोस्तों हमारी जो आकाशगंगा है उस आकाशगंगा में अब तक 27 नक्षत्र माने गए हैं। आपको ये याद नहीं रखने हैं, आप एक बार उनको रीड कर लीजिएगा। मैं आपको रीड करके एक बार बता देता हूँ कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको याद रखना है कि कितने नक्षत्र होते हैं, 27 होते हैं। जिसमें पहला होता है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मर्गशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्वलेषा, मघा,
पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा प्रवेश, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। तो ये टोटल 27 हमारे नक्षत्र हैं। दोस्तों आपको एक बार रीड कर लेना है, ताकि मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए कि ये क्या है और नाम दे दिया जाए, तो आप पहचान सकते हैं कि वो नक्षत्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी इकारस, ऑप्शन सी मरीचि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इकारस। दोस्तों 2018 में नासा ने इस तारे को खोजा, जो कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें सबसे दूर स्थित तारा है। नासा का एक टेलीस्कोप है हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी सहायता से इस स्टार को खोजा गया, जिसका नाम दिया गया इकारस। दोस्तों ये इतनी दूर है कि इसकी जो रोशनी है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 9 अरब साल लगे। ये 2018 के अंदर ही नासा के द्वारा खोजा गया है, नासा के हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया है, जिसका नाम है इकारस। आपको याद रखना है इकारस, क्योंकि ये करंटली खोजा गया है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो इसका नाम है इकारस और इसकी जो रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 9 अरब साल लग गए। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई यानी कि जो यूनिट है वो क्या है, कौन सी है? ऑप्शन ए है किलोमीटर, ऑप्शन बी है मील, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। दोस्तों तारों के मध्य तथा कुछ जो हमारे सौरमंडल के अंदर आकाशीय पिंड है उनके बीच की जो दूरी है वो ज्ञात करने की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है दोस्तों, अगर किलोमीटर में बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, यानी कि इतने किलोमीटर मिला के एक प्रकाश वर्ष होते हैं। यानी कि कहने का मतलब आप 446 के आगे 10 जीरो लगा दो, उतने किलोमीटर जब हो जाएंगे तब जाके एक प्रकाश वर्ष बनता है। तो प्रकाश वर्ष के अंदर क्या ज्ञात की जाती है? तारों के मध्य की दूरी को ज्ञात किया जाता है। अब तारों के मध्य दूरी ज्ञात कैसे की जाती है? तो दोस्तों अलग अलग मेथड्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो लंबन कोण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। लंबन कोण के द्वारा तारों के मध्य दूरी ज्ञात की जाती है। वो कैसे ज्ञात की जाती है? दोस्तों देखिए, ये हमारा सौरमंडल के अंदर सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, और जो समीप का जो तारा है, अब क्या करते हैं यहाँ पे जो इस तारा है, इस तारे की जो रोशनी है, इस तारे पर जो रोशनी है सूर्य की वो पड़ती है, उसकी डिस्टेंस को नाप लिया जाता है, और ये जो सूर्य और जो पृथ्वी इसके बीच की जो दूरी है उसको नाप लिया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर ये लंब डाल दिया जाता है और इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इसको फाइंड किया जाता है, यानी कि गणितीय मेथड के द्वारा तारों के बीच की दूरी को फाइंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार किस तारामंडल में स्थित है? ऑप्शन ए हरक्यूलस, ऑप्शन बी परसियस, ऑप्शन सी ओरियन या ऑप्शन डी अर्सा मेजर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्सा मेजर। जो पोल स्टार हैं वो अर्सा मेजर में स्थित है। मैंने बताया था आपको कि एक साइंटिस्ट थे पियरे, उन्होंने ये जो सप्तऋषि मंडल था उसके जो 2 तारे थे उन 2 तारों को मिलाया तो आगे ये एक स्टार की तरफ इंगित हो रहा था, और इसी को उन्होंने नाम दिया पोल स्टार, क्योंकि यह हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो यह है अर्सा मेजर का पार्ट। अगला और अंतिम क्वेश्चन, हमारा 50वां क्वेश्चन है कि शूटिंग स्टार क्या है? ऑप्शन ए है वशिष्ठ, ऑप्शन बी इकारस, ऑप्शन सी मरीचि या ऑप्शन डी उल्का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उल्का यानी कि मीटियोर को कहा जाता है शूटिंग स्टार, क्योंकि वो जब गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई शूटिंग हो रही है, तो इसको बोलते हैं, उल्काओं को बोलते हैं शूटिंग स्टार।
आई होप कि दोस्तों आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप यहाँ से आप ब्रह्मांड और सौरमंडल की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो लेकर आता हूँ। और यहाँ पर मैंने जो भारतीय भूगोल है उसको कंप्लीट करा दिया है। विश्व भूगोल मैंने शुरू किया है, जिसके 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारा उन दोनों लेक्चरों का क्या है, MCQ है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।